हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स पॉइंट एकेडमी। आज हम एक बेहद ही महत्वपूर्ण पेपर को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक्स एवं ठोस प्रावस्था युक्तियाँ, जो बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर का एक बेहद महत्वपूर्ण पेपर है। जो अगर शेखावट यूनिवर्सिटी के अंदर बात करें तो ये पेपर थर्ड के अंदर आता है, पेपर थर्ड के अंडर आता है। ये शेखावट यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ और अलग अलग यूनिवर्सिटी में ये अलग अलग पेपर हो सकते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। पहली जो यूनिट है वो है परिपथ विश्लेषण या सर्किट एनालिसिस। तो देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने से पहले इसकी कुछ बेसिक टर्म्स हैं या कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं जिनको हम यहाँ पे एक एक करके देख रहे हैं, क्योंकि ये बेहद ही महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जो आगे चल के बहुत ज़्यादा काम में आती हैं। तो पहली जो परिभाषा है वो नेटवर्क या जाल। पहली जो परिभाषा है वो जाल या नेटवर्क क्या होता है उसको हम देखते हैं। तो देखो, कभी आपने गलती से आपके सीपीयू को आपने खोला होगा, कभी वो ख़राब हुआ होगा, या पुराने टाइम पे जो कंप्यूटर्स होते हैं वो थोड़ी टीवी होते थे, उनको भी कभी आपने खोला होगा। तो उसमें मतलब एक नेटवर्क का एक बहुत बड़ा जाल दिखाई देता है। ठीक वैसी ही परिभाषा यहाँ पे है। तो उसमें आपने देखा वो जो जाल आप देखते हो सीपीयू के अंदर, तो उसमें आपको प्रतिरोध भी मिल जाएगा, संधारित्र भी मिल जाएगा, प्रेरकत्व भी मिल जाएगा, डायोड भी मिल जाएगा, ट्रांजिस्टर भी मिल जाएगा, और कोई ना कोई उसका शक्ति का भी स्रोत होगा जहाँ से वो एनर्जी ले रहा है। तो जाल की जो एक सिस्टमेटिक परिभाषा ये हो जाएगी कि विभिन्न शक्ति स्रोतों, मतलब उसमें एनर्जी सोर्स एक भी हो सकता है या मल्टीपल एनर्जी सोर्सेस हो सकते हैं, पावर के सोर्स हो सकते हैं। तो विभिन्न शक्ति स्रोतों तथा अवयवों, अब वो अवयव कौन कौन से हो सकते हैं? प्रतिरोध, संधारित्र, इंडक्टर, इसको बोलते हैं कैपेसिटर, इसको बोलते हैं इंडक्टर, इसको प्रेरकत्व हिंदी में बोलते हैं, प्रेरकत्व, डायोड, ट्रांजिस्टर आदि के संयोजन से बना जो परिपथ है वो क्या कहलाता है? जाल या नेटवर्क कहलाता है। तो ये परिभाषा हो जाएगी कि विभिन्न शक्ति स्रोतों तथा अवयवों जैसे प्रतिरोध, संधारित्र, प्रेरकत्व, डायोड, ट्रांजिस्टर आदि के संयोजन से बने परिपथ को जाल कहते हैं। ये तो हो गई जाल की परिभाषा या नेटवर्क की परिभाषा। अब देखो, नेटवर्क जो है वो भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्टिव नेटवर्क, जिसको हम सक्रिय जाल कहते हैं। तो एक्टिव नेटवर्क क्या होता है वो देखते हैं कि वह जाल जिसमें ऊर्जा स्रोत उपस्थित होता है उसे हम सक्रिय जाल कहते हैं। मतलब ऐसा जाल जिसमें ऊर्जा स्रोत उपस्थित होता है उसे तो हम सक्रिय जाल कहते हैं। अब ऊर्जा स्रोत एक वोल्टा स्रोत भी हो सकता है, ऊर्जा स्रोत एक धारा स्रोत भी हो सकता है। तो सक्रिय जाल की एक सिस्टमेटिक डेफिनेशन हो जाएगी कि वह जाल जिसमें ऊर्जा स्रोत जैसे वोल्टा या धारा स्रोत उपस्थित होता है उसे हम सक्रिय जाल कहते हैं। और निष्क्रिय जाल की जो परिभाषा है वो इसकी जस्ट उल्टा हो जाएगी। तो निष्क्रिय जाल की परिभाषा देखो, निष्क्रिय जाल या पैसिव नेटवर्क। तो पैसिव नेटवर्क की परिभाषा क्या हो जाएगी कि वह जाल या नेटवर्क जिसमें ऊर्जा स्रोत विद्यमान नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? निष्क्रिय जाल। मतलब जो सक्रिय जाल जो परिभाषा है उसके जस्ट अपोजिट जो परिभाषा है उसको हम क्या कहते हैं? निष्क्रिय जाल। इसके बाद में नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो ब्रांच या शाखा। ब्रांच या शाखा क्या होती है? देखो, ये जो परिभाषा है ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, आपके काम की नहीं है। तो ब्रांच या शाखा की देखो एक सिस्टमेटिक डेफिनेशन है ये। अब देखो, जैसे मैं कोई नेटवर्क बना रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे एक बैटरी ली, अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाया, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और बनाया, इधर भी एक रेजिस्टेंस बनाया, इसको इस बैटरी से जोड़ दिया, फिर इधर भी एक रेजिस्टेंस बनाया, इधर भी एक रेजिस्टेंस बनाया, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस बनाया और ये बन गया।
तो इसको R1 बोल देता हूँ, इसको R2 बोल देता हूँ, इसको R3 बोल देता हूँ, इसको R4 बोल देता हूँ, इसको R5 बोल देता हूँ, इसको R6। तो मतलब ये एक जाल बन गया पूरा, जिसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं। तो देखो, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक, जैसे इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, यहाँ से यहाँ तक देखता हूँ ना, सॉरी, यहाँ से यहाँ तक देखता हूँ या यहाँ से यहाँ तक देखता हूँ, तो धारा का जो मान है यहाँ से या इस रीजन में धारा का जो मान है वो आपको कांस्टेंट मिलेगा। कांस्टेंट मतलब नियत मिलेगा। तो मतलब ये जाल का ही एक भाग है जिसमें धारा का मान क्या है, नियत है। जैसे यहाँ से यहाँ देखोगे आप, तो यहाँ पे भी धारा का मान नहीं आपको नियत मिलेगा। लेकिन जैसे यहाँ पे नोड पॉइंट पे आएंगे, इधर भी रेजिस्टेंस है, इधर भी रेजिस्टेंस है। तो जैसे यहाँ पे 5 एम्पियर आ रही थी, हो सकता है यहाँ पे 2.5 एम्पियर इस साइड में चली जाए और 2.5 एम्पियर इस साइड में चली जाए। तो 2.5 एम्पियर धारा जो है ना, इस जो रीजन में है ना, पूरे में 2.5 एम्पियर धारा ही प्रवाहित होगी। तो ये जो रीजन है इसमें भी क्या होगा, धारा का मान जो है वो कांस्टेंट रहेगा। और यहाँ से यहाँ तक का जो रीजन है इसमें भी 2.5 एम्पियर रहेगी। तो ऐसे कह सकते हैं इसकी परिभाषा, ये जाल का ही एक भाग है जिसमें धारा का मान क्या है, नियत है। तो इसकी सिस्टमेटिक परिभाषा देखो क्या हो जाएगी। इसकी सिस्टमेटिक परिभाषा क्या हो जाएगी, देखो, किसी जाल में, मतलब ये कोई जाल ही है, जाल का वह भाग जिसमें धारा का मान क्या होता है, कांस्टेंट होता है, उसे जाल की शाखा या ब्रांच कहते हैं। तो किसी नेटवर्क में नेटवर्क का वह भाग जिसमें धारा का जो मान है, जिसमें करंट का जो मान है वो कांस्टेंट रहता है, उसे शाखा कहते हैं। नेक्स्ट जो परिभाषा है वो है नोड या संधि। इसको नोड पॉइंट या संधि बिंदु, कोई कुछ भी बोल सकते हैं। अब देखो संधि बिंदु किसे कहते हैं। मैं फिर से एक परिपथ बना रहा हूँ। फिर से मैं एक बार फ़ॉन्ट साइज थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। एक बार फिर से मैं एक परिपथ बना रहा हूँ। ये बैटरी बनाई मैंने, फिर यहाँ पे ऐसे एक रेजिस्टेंस यहाँ पे बनाया, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे बनाया, फिर यहाँ पे ऐसे जाके वापस इस बैटरी से मिला दिया, फिर यहाँ पे ऐसा हो गया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ये बना दिया। तो इसको मैं R1 बोल देता हूँ, इसको मैं R2 बोल देता हूँ, इसको मैं R3 बोल देता हूँ। तो देखो ये जो पॉइंट है ना, जैसे हमने क्या बोला था कि जाल का वह भाग जिसमें धारा का जो मान है नियत रहता है, तो ये एक ब्रांच हो गई, उसको हम ब्रांच कहते हैं। तो जाल का वह भाग जिसमें धारा का मान नियत होता है उसको ब्रांच कहते हैं, ये एक ब्रांच हो गई। जाल का वह भाग जिसमें धारा का मान नियत होता है उसको हम उस नेटवर्क की ब्रांच कहते हैं, तो ये भी उसकी एक ब्रांच हो गई। तो देखो ये सारी जो ब्रांच है ना इस पॉइंट पे आके मिलती हैं, और जहाँ पे एक से ज़्यादा ब्रांच आके मिलती हैं उस पॉइंट को बोलते हैं नोड पॉइंट। नोड पॉइंट बोलें या शाखा बिंदु या संधि बिंदु या संधि, कुछ भी बोल सकते हैं। तो आपको पता चल गया कि किसी जाल में जहाँ पे 2 से ज़्यादा शाखाएं आके मिलती हैं उसे उस जाल का संधि बिंदु कहते हैं। तो देखो परिभाषा देखते हैं इसकी एक बार। फ़ॉन्ट साइज़ फिर से मैंने बड़ा कर लिया। तो देखते हैं, किसी विद्युत परिपथ या जाल, तो जाल भी क्या होता है, परिपथों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। तो किसी विद्युत परिपथ या जाल के वे बिंदु जहाँ 2 या 2 से अधिक शाखाएं मिलती हैं, मतलब जहाँ पे 2 या 2 से अधिक ब्रांच आके मिलती है ना, उस पॉइंट को बोलते हैं नोड पॉइंट। तो मैंने भी आपको एग्जांपल दिया ही था, जहाँ पे जैसे ये एक पॉइंट यहाँ पे मैंने जैसे नीचे बैटरी से जोड़ दिया था और ऐसे करके, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे ये एक ब्रांच, ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है, 3 ब्रांच आके मिल रही हैं। तो ये जो पॉइंट है इसको हम नोड बोलते हैं। तो किसी विद्युत परिपथ या जाल के वे बिंदु जहाँ 2 या 2 से अधिक शाखाएं आकर मिलती हैं उसे क्या कहते हैं, संधि या संधि बिंदु या नोड पॉइंट। तो ये तो हो गई नोड पॉइंट की परिभाषा। इसके बाद में है लूप या मेश। लूप
या मेष। अब देखो मैं एक बार फिर से एक परिपथ बना रहा हूँ। मैंने एक बैटरी ली, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोड़ा, यहाँ पे दूसरा रेजिस्टेंस जोड़ा, यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस जोड़ा, फिर यहाँ पे चौथा रेजिस्टेंस जोड़ा, फिर इस बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दिया, यहाँ पे पांचवा रेजिस्टेंस जोड़ा। तो देखो ये जो एक है ना, जैसे ये एक ब्रांच हो गई, ये एक ब्रांच हो गई, ये एक ब्रांच हो गई, ये एक ब्रांच हो गई। ब्रांच की परिभाषा हमने बोला था कि किसी जाल का वह भाग जिसमें धारा का मान नियत रहता है उसे उस नेटवर्क की ब्रांच कहते हैं। तो कुछ निश्चित ब्रांचों से मिलकर जो बना परिपथ होता है ना, उसको हम बोलते हैं लूप। क्या बोलते हैं? लूप। तो यही परिभाषा यहाँ पे लिखी हुई है। किसी परिपथ में कुछ शाखाओं, मतलब एक दो शाखाएं, जैसे 3 4 हो गए, 5 हो गई, जैसे 10 20 50 हो गए, तो वो ब्रांच नहीं है, फिर वो लूप नहीं, फिर वो तो पूरा नेटवर्क ही हो गया। तो किसी परिपथ में कुछ शाखाओं से निर्मित जो बंद परिपथ है उसको पाश या लूप कहते हैं। लूप एक सूटेबल वर्ड रहेगा, तो आप लूप ही कहेंगे इसको। या दूसरी परिभाषा देखो, लैंग्वेज डिफरेंट हो सकती हैं। विद्युत जाल में कोई भी बंद परिपथ है जिसमें कुछ शाखाएं हैं, उसको हम क्या कहते हैं? लूप कहते हैं। तो ये लूप की परिभाषा हो गई कि किसी परिपथ में कुछ शाखाओं से निर्मित जो बंद परिपथ है उसको हम क्या कहते हैं? लूप कहते हैं या पास कहते हैं। अब देखो प्रतिबाधाएं, नाम से पता चल रहा है प्रतिबाधा, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इम्पीडेंस। अब देखो प्रतिबाधाएं भी दो प्रकार की होती हैं, एक होती है रेखीय प्रतिबाधा, एक द्विपार्श्विक प्रतिबाधाएं। तो आज हम केवल रेखीय प्रतिबाधाएं पढ़ेंगे। तो रेखीय प्रतिबाधाएं क्या होती हैं? देखो आपने 12th क्लास में ओम के नियम का सत्यापन किया होगा। उसमें क्या करते हैं, एक तार लेते हैं, एक वायर लेते हैं, तार या वायर एक ही बात है, उसको उसके समांतर क्रम में तो एक वोल्ट मीटर जोड़ते हैं, आपने ओम के नियम के सत्यापन में किया होगा। और श्रेणी क्रम में एक एमीटर जोड़ते हैं, एक बैटरी जोड़ते हैं। फिर हम क्या करते हैं, उसमें धारा प्रवाहित करते हैं, और धारा प्रवाहित करने के बाद में धारा की जो रीडिंग है हम कहाँ से लेंगे? एमीटर से लेंगे। और उसके बाद में ये देखेंगे कि उसके सिरों पे विभवांतर का मान कितना है, वो वोल्ट मीटर में देखेंगे। तो वहाँ पे हमारा जो ग्राफ आता है ना, मतलब एक अक्ष पे तो हम लेते हैं V और एक अक्ष पे लेते हैं I, एक मिनट, हाँ, एक अक्ष पे तो लेते हैं हम I और इस अक्ष पे लेते हैं V। तो हम जब V और I के बीच में जब ग्राफ खींचते हैं, तो जैसे हमने कोई प्रतिरोध लिया, उसमें 1 एम्पियर धारा प्रवाहित की, तो उस पे सिरों पे जो विभवांतर था वो भी एक वोल्ट था। 2 एम्पियर धारा प्रवाहित की, सिरों पे विभवांतर 2 वोल्ट था। 3 एम्पियर धारा प्रवाहित की, सिरों के विभवांतर 3 वोल्ट था। तो मतलब एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। V और I जो वक्र है उसमें हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। तो यही कहना चाह रहा है कि अगर हमें V और I का जो वक्र है वो एक सीधी रेखा प्राप्त हो, तो ऐसी जो प्रतिबाधाएं हैं उनको हम रेखीय प्रतिबाधा कहते हैं। अब रेखीय प्रतिबाधाएं कौन कौन सी है वो हम यहाँ पे एक एक करके देखेंगे। तो देखो इसमें लिखा है वे प्रतिबाधाएं जिनमें प्रवाहित धारा I व उसके सिरों के मध्य विभवांतर V के मध्य खींचा गया वक्र जो है एक सरल रेखा प्राप्त होता है। तो इस प्रकार की जो प्रतिबाधा है उसको हम बोलते हैं रेखीय प्रतिबाधा। यही तो कहना चाह रहा है, यही मतलब चीज़ें डायरेक्ट लिखी हुई है यहाँ पे। इसमें देखो यही बात, वही बात रिपीट है। आपको एक ही परिभाषा लिखनी है। मैंने हर बुक से कलेक्ट करके नोट्सों को बनाया, तो मैंने हर बुक की परिभाषा को इसको इंक्लूड किया है।
कि किस में कौन सी क्या लैंग्वेज दे रखी है। तो वही बात है, लैंग्वेज डिफरेंट है, बाकी बात सेम ही है। यदि किसी प्रतिबाधा में प्रवाहित धारा व उसके स्वरों के मध्य विभवांतर समानुपाती होते हैं, समानुपाती होंगे तो वो जो वक्र है वो सरल रेखीय प्राप्त होगा। तो इस प्रकार की प्रतिबाधा को रेखीय प्रतिबाधा कहते हैं। समानुपाती होंगे तो देखो इसमें क्या होता है, एक अक्ष पे तो हमने आई ले लिया और इस अक्ष पे हमने वी ले लिया, और ये जो वी और आई का जो वक्र है एक सीधी रेखा है। तो ऐसी जो प्रतिबाधा है उसको हम क्या कहते हैं, सरल रेखीय प्रतिबाधा। कौन सी प्रतिबाधा, सरल रेखीय प्रतिबाधा। अब सरल रेखीय जो प्रतिबाधा है ना, उसके एग्जाम्पल हैं, जैसे ये तो आपने ओम के नियम के सत्यापन प्रतिरोध को तो लिया ही था। तो प्रतिरोध जो है एक सरल रेखीय प्रतिबाधा है। संधारित्र या कैपेसिटर भी एक लीनियर इम्पीडेंस है। प्रेरकत्व या इंडक्टर भी एक लीनियर इम्पीडेंस है। तो सरल रेखीय प्रतिबाधा में हमने रेखीय प्रतिबाधा को देख लिया, रेखीय प्रतिबाधा को हमने यहाँ पे देखा है। रेखीय प्रतिबाधा में एक ही चीज़ आपको याद रखनी है कि वे प्रतिबाधाएं जिसमें V और I के मध्य जो वक्र है वो एक सरल रेखा प्राप्त होता है, तो उनको हम सरल रेखीय प्रतिबाधा कहते हैं। इसके बाद में दूसरा है अरेखीय प्रतिबाधा। इसको बोलते हैं नॉन लीनियर इम्पीडेंस। क्या बोलते हैं, नॉन लीनियर इम्पीडेंस। अब देखो नॉन लीनियर इम्पीडेंस किसे कहेंगे, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा कि वे प्रतिबाधाएं जिसमें V और I, VI वक्र वही जो मतलब विभवांतर V और धारा I के जो बीच का जो वक्र है, तो देखो वही वे प्रतिबाधाएं जिसमें V और I का जो वक्र है मतलब विभवांतर व धारा के बीच में जो वक्र है वो सरल रेखीय नहीं होता है, सरल रेखीय नहीं होता है, तो उसको क्या बोलेंगे, अरेखीय प्रतिबाधा। तो आपने 11th क्लास में या 12th क्लास में आपने डायोड पीएन संधि डायोड का एक वक्र खींचा होगा। उसमें अग्र बायस में तो कुछ ऐसे आता है और रिवर्स बायस में है ना वो कुछ ऐसे आता है। तो इसमें देखो धारा इस अक्ष पे तो हम आई लेते हैं, इस अक्ष पे वी लेते हैं, तो धारा आई और वी के मध्य जो वक्र है वो एकदम ऐसा होता तो हम बोलते थे सरल रेखीय या रेखीय प्रतिबाधा है। लेकिन जो ये वक्र है कुछ ऐसे आता है, ये भी देखो वी और आई वक्र सरल रेखीय नहीं है। तो ऐसी जो प्रतिबाधाएं हैं उनको बोलते हैं अरेखीय प्रतिबाधा। जब आप ट्रांजिस्टर के एक्सपेरिमेंट आपने 12th में किया होगा, पीएन संधि डायोड का आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा, जंक्शन डायोड जेनर डायोड का आपने एक्सपेरिमेंट किया है, तो ये जो सारी प्रतिबाधाएं हैं वो अरेखीय प्रतिबाधा हैं जिसमें V और I का जो वक्र है वो एक सरल रेखीय नहीं आता है। तो इसके एग्जाम्पल हैं, देखो ये ग्राफ खींच देना आप ऐसे ही, या पीएन संधि डायोड वाला खींच देना, इसमें V है और नीचे इधर I है, इधर I है, तो मतलब ऐसे खींच देना, मतलब सरल रेखीय नहीं होना चाहिए। तो इसके एग्जाम्पल हैं डायोड, ट्रायोड, ट्रांजिस्टर, ये किसके एग्जाम्पल हैं, अरेखीय प्रतिबाधा के एग्जाम्पल हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, आप ही के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं। और अपने दोस्तों को भी बताएं, और बिल्कुल भी टेंशन न लें, हम यहाँ पे आपके संपूर्ण सिलेबस को यहाँ पे कवर करने का प्रयास करेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।